आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हर रोज की तरह आज भी मैं खबरों से खबरदार लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो खबरें हैं बिहार की सियासत में, वो सबसे बड़ी जो खबर है वो खबर है छोटे सरकार, यानी कि आनंद सिंह को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो दूसरी खबर है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो मुजफ्फरपुर से दरिंदगी का मामला सामने आया है, और साथ ही साथ राजधानी पटना में बीजेपी नेता की हत्या हो गई है, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल भी उठाया जा रहा था कि सुशासन की सरकार पर, प्रशासन पर लगातार क्या नीतीश कुमार की जो सरकार है कितना कुछ कर पाने में सक्षम है। लेकिन बीजेपी नेता की हत्या हुई है, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में एक किशोरी के साथ बहुत ही जघन अपराध हुआ है। इन तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी मौजूद हैं और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम छोटे सरकार की चर्चा में शुरुआत करेंगे। अनंत सिंह जो मोकामा के पूर्व विधायक रहे हैं, अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मामले में। कैसे देखते हैं इसको? ये जो फैसला है हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का, वो अब किस तथ्य के आधार पर फैसला दिया गया है वो तो पूरा डिटेल फैसला पढ़ने के बाद पता चलेगा। मगर ये हैरान करने वाला फैसला है, इसलिए कि ये रेड पुलिस ने किया था और पुलिस ने वहाँ से चीज़ें बरामद की। AK-47 बरामद किया उनके घर से और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया और भी कई सारे आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे। उनके गांव लदमा से मिला था। हाँ, तो ये तो गवाह भी पुलिस वाले थे, चूँकि उन्होंने वो बरामद किया था वहाँ। तब फिर वो चीज़ें बदल कैसे गई और लोअर कोर्ट ने उसी आधार पर उनको 10 साल की सज़ा सुनाई। हाई कोर्ट ने कहा सबूत नहीं मिला और हाई कोर्ट कह रहा है कि सबूत ही नहीं है। तो ये क्या खेल है कि लोअर कोर्ट से सुप्रीम हाई कोर्ट आते आते वो फैक्ट गायब हो जाते हैं और सबूत गायब हो जाते हैं, सबूत नहीं मिलते। लोअर कोर्ट को सबूत मिलता है और हाई कोर्ट को सबूत नहीं मिलता है। तो इस आधार पर उनको बरी कर दिया गया। वैसे अनंत सिंह पर 39 मुकदमे एक समय में पेंडिंग थे। अभी तो ज़्यादातर मामलों में वो बरी हो गए हैं और इसमें भी बरी हो गए हैं, तो अब वो छूट जाएंगे। कल तक हो सकता है जेल से बाहर आ जाएं। तो ये स्थिति है। और देखिए बिहार में जो अपराध की स्थिति है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कल, एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार अपराधी को, हाँ यूपीए के तहत गिरफ्तार एक अभियुक्त को बेल देते हुए कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। जमानत नियम है यानी बेल नियम है और जेल अपवाद, यानी कोई भी अपराधी हो उसको आप बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट से भी कहा कि न्यायाधीशों को डरना नहीं चाहिए और बेल का के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, यानी धड़ल्ले से बेल दीजिए। तो अभी तो जब जेल में बंद हैं लोग तब इतना अपराध है, और किसी को भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी 2 दिन के बाद, फिर वो बेल पर बाहर आ जाएगा, तो क्या स्थिति होगी। किस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। हो सकता है कि उसकी मंशा ये रही हो कि जेलों में बहुत ज़्यादा ओवर छोटे मोटे अपराधियों को लेकर कहा गया। तो ये डिफाइन नहीं ना किया कि किसको किया जाए। जब यूपीए में पकड़े गए अभियुक्त को उसने बेल दे दिया, तो इसका मतलब कि गंभीर अपराधों पर उसका इशारा है, कहना है। तो ये चीज़ें आम आदमी की समझ में नहीं आती हैं। और ये न्यायपालिका का पूरा ये जो कानून व्यवस्था है इतना उलझा हुआ है कि आम आदमी उसमें फंस के रह जाता है। जो प्रभावशाली हैं, पैसे वाले लोग हैं, प्रभुत्व वाले लोग हैं, वो इसको अपने हक में इस्तेमाल कर लेते हैं और आम आदमी, गरीब आदमी उसमें पिस जाता है। तो ये हालांकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने व्यापक बदलाव उसमें लाया है, मगर वो कितना प्रभावी होता है ये अभी दिखना बाकी है। उसका क्या असर होता है ये देखा जाना अभी है। तो ये स्थितियां आम आदमी की समझ से परे है। मैं एक आम आदमी की भावना को देख रहा हूँ कि वो क्या सोच रहा है इस स्थिति में। ये स्थिति है। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। आपको क्या लगता है अनंत सिंह को जिस तरीके से हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, वकील वही हैं, कोर्ट भी वही है,
ललन सिंह के जीत का तोहफा मिला या ललन सिंह ने कोई बड़ा गिफ्ट दिला दिया है? हाँ, ये कह सकते हैं, माने ये तो होना ही था, जो है इसको कहा जा सकता है कि ये तो होना ही था। ललन सिंह को सरकार ने एक तरह से पुरस्कार दिया है। ये वही सरकार है जो आनंद मोहन को, जो आजीवन कारावास, माने पहले तो उनको फांसी की सज़ा हुई थी, बाद में कोशिश पैरवी करके वो आजीवन कारावास किया गया, और फिर बाद में इसी सरकार ने नियमों में, कानून में बदलाव करके उनको जेल से बाहर निकाल दिया। तो राजनीति ये जो है अपराधियों को संरक्षण देके सरकार अपने मन से जब उनकी ज़रूरत होती है तो उनको बाहर निकाल देते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है वो जेल में डाल देते हैं। शहाबुद्दीन सड़ते रहे जेल में, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार खत्म हो गई और वो जेल चले गए, और उसके बाद वो कभी नहीं निकल पाए। लेकिन आनंद सिंह कलेक्टर की हत्या मामले में, ये आनंद मोहन उस मामले में जेल गए, आजीवन कारावास हुआ और फिर बाहर निकल गए। अनंत सिंह के घर से AK-47 और ये सब मिला, लेकिन अनंत सिंह ने कहा कि उस समय की SP लिपि सिंह ने उनको उन्होंने फंसा दिया उनको, और लिपि सिंह माने उनकी बेटी RCP सिंह की बेटी है, जो RCP सिंह उस समय जदयू के साथ है, बड़े पावर में थे। तो उनकी बेटी ने उनको फंसा दिया। इसका माने ये हुआ कि जदयू ने जानबूझकर उनको फंसाया। नीतीश कुमार की टीम जो थी, जो सक्रिय टीम, उन्होंने जानबूझकर फंसाया, अगर अनंत सिंह जो कह रहे हैं। और SP अगर कोई फंसा दे तो नीतीश कुमार की वो बात कहाँ गई कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। तो वो फंसा भी दिए और अब बचा भी लिए। तो ये है, अनंत सिंह को पुरस्कार मिला। पिछले चुनाव में ललन सिंह को उन्होंने जीत दिलाने के लिए, उनको पैरोल पर उस समय आए थे और ये कहा कि घर में संपत्ति का बंटवारा होने वाला है, इसलिए उनको काम करते रहे, चुनाव प्रचार। हाँ, चुनाव प्रचार करते रहे। तो ये हुआ। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, माने गोसाई मजबूत को तो जो भी समर्थवान है उनका कोई दोष नहीं है, वो बरी हो जाएंगे। हाईकोर्ट को भी कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या हुआ। हाईकोर्ट ने कई बड़े बड़े नरसंहारों को ऐसे कर दिया कि माने ये साक्ष्य के अभाव में सारे अभियुक्त जो है, आरोपी जो है, वो बरी हो गए। ये पता ही नहीं चला कि 60 लोगों की हत्या किसने की, वो कैसे मर गए। तो ये हाईकोर्ट, खास करके बातें नरसंहार से नारी हत्या, ये तमाम बड़े बड़े नरसंहारों के अभियुक्त जो है वो छूट गए। तो ये कानून की, नियमों की ये सब धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है। सरकार जिसको चाहती है उसको जेल भेज देती है, सरकार जिसको चाहती है उसको निकाल लेती है। अनंत सिंह भी उसी कड़ी में एक व्यक्ति वो भी है। बिल्कुल, अनंत सिंह भी उसी कड़ी में है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार महागठबंधन से पाला बदल कर NDA के साथ में आए, अचानक नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव, ये तीनों लोग JDU के साथ में आ गए, क्या उसका भी तोहफा नीतीश कुमार ने सीधे नीतीश कुमार कई बार खुले मन से कह चुके हैं कि इस परिवार से हमारा लंबा अनुभव है, लंबा संपर्क है, पारिवारिक रिश्ता है। उसी रिश्ते को नीतीश कुमार अब और मधुर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो जो परिस्थितियां हैं वो इसी ओर इशारा करती हैं कि जिस प्रकार से अनंत सिंह कभी पास आते हैं सरकार नीतीश जी से, कभी दूर जाते हैं, तो ये कभी ये चलता रहता है। और ये राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसा रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। और अभी भी जो चुनाव के समय उनको पैरोल दिया गया था, वो इसी का परिचायक था कि ये छूट दी गई। जैसे एक उधर हरियाणा में एक बाबा हैं, उनको भी बार बार फरोल और पैरोल पर बाहर निकाला जाता रहता है, राम रहीम। हाँ, तो और दूसरे लोग सड़ जाते हैं जेल में, बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जो लोग प्रभावशाली हैं, सत्ता की कृपा जिन पर होती है, वो अपने मनमाने तरीके से कानून का इस्तेमाल किया जाता है उनके पक्ष में। तो ये दिखलाता है कि कैसे अनंत सिंह का सत्ता अपने हित में उपयोग और दुरुपयोग करती रही है। बिल्कुल, उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरीके से अनंत सिंह का मामला सामने आया है निकलकर, अब देखना है कि इसके बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है, या फिर राजनीति को लेकर, अनंत सिंह को लेकर आने वाले कुछ वक्त में क्या कुछ असर पड़ेगा, आगामी विधानसभा में क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन अब सवाल है, जिस तरीके से राजधानी पटना में BJP के नेता की हत्या हुई है, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में एक लड़की के साथ खुलेआम दरिंदगी की गई है,
उसको लेकर नीतीश कुमार जब से बिहार के कमान और सत्ता संभाला, उन्होंने साफ साफ कहा है अपराधियों पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। राजधानी पटना के साथ साथ किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं? नहीं तो नीतीश कुमार से ज़्यादा इस बात में जवाब देना चाहिए भाजपा के नेताओं को, क्योंकि भाजपा लगातार साथ है उनके। और पटना सिटी के आलमगंज में तो उन्हीं के नेता को गोली मार दी गई रात में। तो जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब रूलिंग पार्टी के नेता मारे जा रहे हैं इस तरह से। और वो लोकप्रिय थे उस इलाके में, लोग कह रहे हैं कि वो बहुत मदद किया करते थे सबकी, किसी से कोई वैमनस्य नहीं था, कोई दुश्मनी उनकी नहीं थी। घर वाले भी यही कह रहे हैं। और कैसे उनकी हत्या हो गई और अभी तक कोई पकड़ा नहीं जा सका है, गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और ये एक मामला नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। लोग मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रोड रॉबरी हो रहा है। झपटमार गिरोह जो है सो वो प्रभावी है पूरे प्रदेश में और ख़ास करके राजधानी पटना में। मगर पुलिस उस पर नियंत्रण पाने में नाकाम हुई है। और ये इसलिए हुआ है कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। सरकार अगर असरदार होती है, प्रभावशाली होती है, तो उसके सारे विभाग सक्रिय रूप से काम करते हैं। मगर मुख्यमंत्री ही जब प्रभावहीन हो जाएंगे, श्रेयहीन हो जाएंगे, तो उसका असर तमाम प्रशासनिक महकमों पर दिखेगा, जो दिख रहा है अभी। काम के लिए अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं और फिर भी काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से धड़ाधड़ पुल गिरे, जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये सब दिखलाता है कि सरकार का नियंत्रण नहीं है अधिकारियों पर और शासन पर। तो उसी का दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, जनता भुगत रही उसका दुष्परिणाम। एक और सवाल है उसी में, मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से लड़की के साथ जघन अपराध हुआ है, और ये अपराध है तो 2-3 दिन पहले का, लेकिन जिस तरीके से खबरें निकल कर आ गई है, अपराधियों ने पहले चेतावनी दी, उसके बाद घटना को अंजाम दिया। किस तरीके से पुलिस लापरवाह है? पुलिस लापरवाह नहीं है, पुलिस के लिए ये बहुत शर्मनाक घटना है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक इस सरकार के लिए है, क्योंकि अपराधी घर में घुस करके और रात में उठा करके ले जाते हैं लड़की को। वो किशोरी थी, 9वीं क्लास की छात्रा थी, और ये कहते हुए ले जाते हैं कि हम दुष्कर्म करेंगे इसके लिए, इसके साथ। और उसको ले गए, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई उसकी बेरहमी से चाकू मार करके। तो ये इसका मतलब कि अपराधियों में बिल्कुल खौफ नहीं है पुलिस का। और खौफ रहता तो इस तरह से कोई चैलेंज दे करके और घर में घुस के, वो पहले से तंग कर रहा था, जो जिस पर आरोप है रेप का और किडनैपिंग का, कि वो शादी करना चाहता था उस लड़की से। घर वालों ने इनकार कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, तो जबरन वो उठा के ले गया, रात में उसके घर में घुस करके, दरवाज़ा तोड़ के घुस करके ले गया। और देखते रह गए घर वाले क्या करते। वो हरवे हथियार से लैस था, 8-10 लोग बदमाश सब साथ में थे। तो ये बतलाता है कि पुलिस कितनी अकर्मण्य हो गई है और अपराधियों के आगे उसने पूरी तरह घुटने टेक दिए, एक तरह से सरेंडर कर दिया है। और बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, उनका आतंक सर चढ़कर बोल रहा है, और पुलिस वाले टुकुर टुकुर मूक दर्शक की भांति देख रहे हैं घटनाओं को। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है, सुशासन है, न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। और अपराधी तांडव कर रहा है, नंगा नाच कर रहा है। और इसका जवाब बीजेपी को भी देना होगा कि उसके शासनकाल में ये क्यों हो रहा है। यही वादा करके ये सरकार आई थी, नीतीश और बीजेपी की सरकार, कि हम बिहार को नई दिशा में आगे ले जाएंगे, बिहार को शिखर पर पहुंचाएंगे, अपराध नहीं होगा और सबको न्याय मिलेगा। तो ये तो न्याय नहीं है, ये तो न्याय की बात बिल्कुल नहीं है। अब इसका जवाब देना चाहिए। खासकर को विपक्ष पे आरोप लगाते हैं बीजेपी के नेता, जंगल राज को लौटने नहीं देंगे। विपक्ष तो मरा हुआ है। विपक्ष होता तो फिर सरकार इस तरह से ढीली ढाली चलती। विपक्ष तो सरकार से भी गया गुजरा है, सरकार तो गई गुजरी है ही बिहार में, विपक्ष उससे भी गया गुजरा है। ये भगवान भरोसे है और अपराधियों के भरोसे है बिहार।
बिल्कुल अपराधियों के भरोसे है। आपको किस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से मुजफ्फरपुर की घटना हो या राजधानी पटना की घटना हो, किस देख रहे हैं हालात सरकार और प्रशासन की? यानी राजधानी पटना में तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, नेता की हत्या हुई है। लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना वो ऐसी पुलिस के लिए, सरकार के लिए शर्मनाक घटना है कि उस पर अगर आज कार्रवाई नहीं होती है, कल कार्रवाई नहीं होती है, ये इस तरह इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए सीधे सीधे डीजीपी पर होनी चाहिए। आपको याद होगा पटना के गांधी मैदान के आसपास एक महिला का शील हरण माने वस्त्र उसको उतारने की कोशिश हुई थी, तो उस पर कितनी बड़ी कार्रवाई इसी नीतीश कुमार ने की थी। आज एक छोटी लड़की को 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को उसके घर से आकर बदमाश उठाकर ले गए और उन्होंने कहा कि इसके साथ हम दुष्कर्म करेंगे, और ले गए, और 2 दिन के बाद खेत में उसकी लाश, छत बिछत लाश, माने आप सोच सकते हैं कि उसके वक्षस्थल को काट दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट पर 50 चाकू के निशान हैं, माने 50 बार चाकू से उस पर वो किया गया। ये इतना वो इस तरह से गंदे तरीके से उसकी हत्या हुई है कि माने जो एक बार हुई थी दिल्ली में निर्भया कांड, वो निर्भया कांड से 10 गुना बड़ा ये अपराध है। और अभी पूरा देश आंदोलित है। बंगाल में एक मेडिकल छात्रा के साथ ये हुआ है, डॉक्टर के साथ ये हुआ है, ये उससे भी बड़ी घटना है। लेकिन पुलिस, सरकार उसकी नींद इसलिए नहीं खुल रही है कि वो एक दलित है, वो एक गरीब की बेटी है, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। 2 दिन तो माता पिता इधर उधर रोते भटकते रहे कि पुलिस उनकी बात सुन ले, लेकिन कोई, जब लोग उसमें आंदोलित हो गए, जब सड़क पर लोग उतर गए, तब जाके पुलिस की नींद खुली है। तो अब इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर माने महिलाओं के लिए खास तौर पर वो पिचास का घर हो गया है। माने आप देखिए, बालिका गृह कांड के बाद अभी दूसरी कांड के अभी वो जांच ही चल रही है कि वो जो नौकरी देने वृषण पटेल का छोड़िए, वहाँ पर एक और घटना हुई है, कंपनी ने नौकरी देने के नाम पर लड़कियों का 200 से ज़्यादा लड़कियों के साथ मैंने बदमाशी किया, और वो उसकी जांच। एक MBA की छात्रा पिछले 1.5 साल से लापता है, और उसके माता पिता रोज पुलिस के दरवाजे पर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। आज तक उस लड़की का पता नहीं चल पाया कि वो लड़की गई कहाँ, जबकि क्लू है, ये मालूम है कि कौन लड़का उसको ले गया, ये भी मालूम है कि इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं, लेकिन पुलिस किसी को न पकड़ पा रही है और न किसी को गिर। तो मुजफ्फरपुर पुलिस पर, माने वहाँ के IG पर, वहाँ के DIG पर, वहाँ 2 बड़े अधिकारी बैठते हैं, उन पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में जो एक लड़की के साथ जो ये हुआ है दुष्कर्म और उसकी माने जघन्य हत्या जिसको वो जो हुई है, उस पर अगर सरकार आज नहीं चेती तो ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और शर्म करने की बात है बिहार के दोनों डिप्टी CM को, जो ये कहते हैं कि हम वो करा देंगे, गया में पिंडदान करवा देंगे अपराधियों का, बुलडोजर चला देंगे, हम तीसमार खां हैं, हम ये हैं वो हैं। लेकिन आज उनकी सरकार में ये सब हो रहा है। गया में आप गया करें, भागलपुर में भी कल ही तो हुआ, एक ही परिवार में 5 लोगों की हत्या। अभी तक पुलिस, अच्छा उसमें जो सुसाइड नोट है और पुलिस की जो जांच है, वो दोनों में अंतर है। अभी 3 दिन पहले पटना के राजा पुल के पास एक वकील के बेटे की हत्या उसके घर में घुस के की गई, 2 दिन बाद पता चला। ये पुलिस वो लिख रही है, रिपोर्ट लिख रही है, जांच कर रही है, जांच चल रहा है, ये कानून का राज है, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। क्या ठीक कर लेंगे? तो ये जो है बेशर्मी की हद है। इस सरकार को सोचना चाहिए कि अभी 1 साल के बाद उनको चुनाव में जाना है, और चुनाव में क्या मुंह लेकर जाएंगे, वो क्या कहेंगे, किसको जंगल राज कहते थे। इसको अगर जंगल राज नहीं कहेंगे तो कौन सा जंगल राज जिसका डर वो दिखा के पिछले 17-18 साल से शासन में है ये लोग, तो ये लोग अब क्या किसको कहेंगे जंगल राज? मेरा यही कहना। नहीं, अब तो क्या सचमुच नीतीश कुमार पूरी तरीके से बेसहारा हो गए हैं? नीतीश कुमार सचमुच में अब सत्ता से नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं। नीतीश कुमार से सत्ता नहीं संभल रही है। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। और अच्छा एक और चीज़ देखिए,
डीजीपी के साथ, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, नीतीश कुमार के शुरुआती दौर के कार्यकाल को देखिए, 5 से 10 में या 10 से 15 में भी, तो वो लगातार बैठकें आला अधिकारियों के साथ होती थी और उसकी रिपोर्टिंग होती थी कि आज की बैठक में क्या हुआ, उन्होंने क्या टास्क दिया, ये पता चला। पिछले 1 साल में देखिए अभी तक वो कब हुआ, जब उनकी जीतन सहनी की हत्या हो गई, मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई, तो एक खाना पूर्ति के लिए नीतीश कुमार बैठकर डीजीपी, और व्यवस्था देखिए आप लोग संभालिए इसको। अरे ये मुख्यमंत्री इस तरह से बोलता है, कार्रवाई करता है मुख्यमंत्री, तो कार्रवाई कर रहे हैं। ये बताइए, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, अधिकारियों के सामने रो रहे हैं कि साल भर के अंदर करवा दीजिए, चुनाव से पहले करवा दीजिए। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं, तो सत्ता छोड़िए और दूसरे को जगह दीजिए। तेजस्वी यादव ने 42 घटनाओं की एक लिस्ट जारी किया है और पूछा है कि अगर ये जंगल राज नहीं है तो किसको जंगल राज कहा जाएगा। तो सरकार को तो जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। खास करके जैसा रवि रंजन जी ने कहा है डिप्टी सीएम के बारे में, सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा, ये 2 लोग हैं लगातार बोलते हैं योगी राज, बुलडोजर राज, अपराधियों का पिंडदान करा देंगे, जमीन से, आकाश से, पताल से खोज खाज के लाएंगे। ये दोनों डिप्टी सीएम सिर्फ बोलने के लिए रह गए हैं या सचमुच में कुछ काम कर रहे हैं? बिहार की घटनाएं जो बता रही है उससे तो लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं। नहीं, बोलने में तो कुछ जाता नहीं है, कुछ नहीं जाता। बोल दीजिए, बोलना मुंह आपका है, बोल दीजिए जो भी मन में आवे बोल दीजिए, मगर उसका असर भी तो दिखना चाहिए। और जब असर नहीं दिख रहा है आपके बोलने का, तो वो बोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बच्चे भी बहुत बोलते रहते हैं, कुछ का कुछ दावा करते रहते हैं, वैसा ही आपका भी दावा है। न अपराध कम हो रहा है, न पुलिस की सक्रियता दिख रही है, न कहीं कुछ और चीज़ें विकास का स्वरूप कोई बन के सामने उभर पा रहा है। तो ये सिर्फ भाषणबाजी से ये राज चल रहा है, सिर्फ जिसको जो मन में आ रहा बोल रहा है, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग बोल रहे हो या प्रतिपक्ष में बैठे लोग बोल रहे हो, सिर्फ बोल रहे हैं, जनता को बहला रहे हैं। एक इंटरटेनमेंट और टाइम पास का जरिया बन गया है राजनीति आजकल। सरकार, पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो है बिहार की, वो बस इंटरटेनमेंट और टाइम पास है और कुछ नहीं है। बिल्कुल इंटरटेनमेंट की तरह सरकार चल रही है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से थक गए हैं। जिस तरीके से बिहार में प्रशासन का हाल है, या फिर हालिया कुछ दिनों में जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही है, लगातार अपराधियों के मन से खौफ नाम का जो बात है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जिस तरीके की घटनाएं बिहार में कुछ दिन या फिर आए दिन कुछ न कुछ कहीं न कहीं होती हुई नजर आ रही है, या फिर कहें कि जो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए डिप्टी सीएम हैं, काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।